हाय एवरीवन। वीडियो की ये श्रृंखला उन लोगों के लिए है जो प्रीलिम्स में बार-बार स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो में रियल टाइम में मैंने कैसे प्रीलिम्स 2025 में या 24 में, 23 में, 22 में, इन सारे प्रीलिम्स में मैंने किस तरीके से मैनेज किया कि आई कुड स्कोर बिटवीन 110 टू 120। तो इस साल भी प्रीलिम्स 2025 में 115 प्लस मार्क्स मेरे बन रहे हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू वेरियस कोचिंग की आंसर कीज़। तो ये देखिए, ये मेरा अपना पेपर है, ठीक है? ये मेरा अपना पेपर है, इसमें आपको पूरा रंग-रोगन दिखेगा। तो इसमें हम यही देखेंगे कि भाई किस तरीके से कौन से वो ऐसा माइंडसेट है। एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर देखिए चीज़ें अलग चलती हैं, क्योंकि ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, छोटी मैं सारी वीडियोज़ को रखूँगा। आप इनको सेव ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, अपने पास सेव ज़रूर रखना इन्हें और प्रीलिम से ठीक पहले इन्हें ज़रूर पढ़ना, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर माइंडसेट अलग चलता है। क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा आपको चौंकाएगा अपने क्वेश्चन से, उनका नेचर ऑफ क्वेश्चन अलग होता है। वो कभी आपको इतने ईज़ीएस्ट क्वेश्चन भी दे देगा कि आप उसमें डाउट करने लग जाओगे। कभी आप उसमें 2 है ना? कभी उसमें 3 क्वेश्चंस में आप 6-7 मिनट भी लगा लेंगे, 8 मिनट भी लगा लेंगे, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। अब ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि वो थॉट प्रोसेस आपने कैसे मैनेज करना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहा था, लेकिन मैं इसमें सर्टेन नहीं था। तो ऐसा भी हम देखेंगे कि आर्ट ऑफ लीविंग द क्वेश्चंस, वो भी देखेंगे। तो मुझे कई ऐसी रिक्वेस्ट आ रखी थी, बहुत पहले भी आ रखी थी। ये मैंने कोशिश की थी प्रीलिम्स के ठीक बाद ऐसी वीडियोज़ बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना पाया ड्यू टू माय मेंस प्रिपरेशन। लेकिन अब बना रहे हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है पूरी वीडियो। देखिए, पहली बात ये समझिए कि यहाँ सामने आपके क्वेश्चन लगाए हुए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत भी होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने अराउंड 79 क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं इसमें, तो उसमें से मेरे लगभग 20 मार्क्स गलत भी हुए होंगे, 20 क्वेश्चंस गलत भी हुए होंगे, तभी जाकर के मेरे 115 के आस-पास बन रहे हैं। लेकिन 115 इज़ अ डिसेंट स्कोर, वेरी है ना? आई बिलीव इज़ अ डिसेंट स्कोर। और मैं सही में बताऊँ, ये पूरा आप है ना, भले मैं पढ़ाता हूँ, यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आज भी नहीं कह सकता कि मैंने आज तक के चारों प्रीलिम्स जितने क्वालीफ़ाई किए हैं, वो वो नॉलेज के बेसिस पे हुए होंगे। एक पैटर्न रहता है थॉट प्रोसेस का, वो यहाँ से हमने उठाना है। तो यहाँ पे जितने आंसर लगे हैं, उनमें से कई गलत भी होंगे। हम यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं करेंगे कि भई मैंने सोचा क्या, वो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो जिनको हेल्प होगा उनको होगा, जिनको नहीं होगा वो यहाँ से आप चले जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल। यहाँ व्हीकल का टाइप है फ्यूल, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, ठीक है? फुल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, है ना? हाइब्रिड व्हीकल्स। इनमें से अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स क्या है? कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। भाई अल्टरनेटिव पावर कहाँ यूज हो रही है? जहाँ भी कन्वेंशनल पावर सोर्सेज़ के अलावा अल्टरनेटिव कोई भी पावर्स अगर यूज़ हो रही है, पावर सोर्स यूज़ हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर हो, चाहे वो हाइब्रिड पावर हो, चाहे उसमें आपका हाइड्रोजन यूज़ हो रहा हो, तो भाई साहब वो अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स ही होंगे ना। तो ऑल 3 इसमें सोचिए ही मत, इसमें सोचिए ही मत। एक बात मैं और आपको बताऊँगा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर अपनी एंग्ज़ायटी कि यार ये क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ छोड़ के कि नहीं, ये कम करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक पेज में अगर आप 3 क्वेश्चंस में सर्टेन हैं, जैसे एक पेज में नॉर्मली वो 5 से 6 क्वेश्चन देता है, अगर आप उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस में सर्टेन हैं या आपको गट फीलिंग आ रही है कि हाँ, ये 3 मेरे ठीक हो जा रहे हैं, आपका वो पेज ठीक हुआ है, नेक्स्ट में मूव ऑन कीजिए, ठीक है? वहाँ बहुत ज़्यादा मत चिपकिए। तो इसमें मैं बिल्कुल एकदम फुल कन्फर्म था कि भैया तीनों ठीक है, अब यूपीएससी इसमें क्या है ना बजड़ कर देगा वो जानता है, लेकिन मैं तो उस टाइम सर्टेन था। फिर से पीवाईक्यू की थीम पे इन्होंने सवाल पूछ लिया कि ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। सारे यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर देते हैं क्या? नहीं, असिस्टेड टेक ऑफ भी करवाना पड़ता है यूएवी से। आपने देखा होगा इसराइल के बहुत सारे ऐसे यूएवी हैं जिन्हें पहले पीछे, अरे किसी ने वो देखी है, उरी मूवी देखी है, तो उसके लिए पहले ड्रोन भेजा गया ना, तो जो वो उस बच्चे ने ड्रोन बनाया था उसमें भागना पड़ता था, है ना? उसने भगवाया डीआरडीओ के चीफ को कि हाँ, पहले भागो भाई, पूरे गेहूँ के खेत में भागो और ये यूएवी लेकर के भागो तभी जाकर के ये उड़ पाएगा। तो दैट मीन्स असिस्टेड टेक ऑफ भी करवाया जाता है। हालाँकि वो उसने मज़ाक के लिए उसे भगवा दिया था कि यार ये क्या आदमी है ना? जिसने देखी होगी वो रिलेट कर पा रहा होगा। तो अपनी फ़िल्म की नॉलेज यहाँ लगाइए। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज़ कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग।
ऑल टाइप्स नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटेड होवरिंग, ठीक है। गाइडेड तभी तो रिमोट कंट्रोल्ड यूएवी बनाए जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। ये तो एकदम इडियट सी स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ बैटरी ही हो। जैसे चाइना का, मान लीजिए चाइना ने कोई ऐसा ड्रोन बना दिया, भाई उन्होंने जहाज तक बना दिया जिस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ये सारे पीवाईक्यू के थीम पे है। उन्होंने एक बार सवाल पूछ लिया था कि ड्रोन का यूज किन किन चीज़ों के लिए हो जाएगा। एक ऑप्शन उसमें ये भी था कि मछलियों का जो एनवायरमेंटल डीएनए वो अपने स्पिट के थ्रू बाहर फेंकेगी, है ना। तो उसके लिए क्या यूज होगा ड्रोन का? ऑब्वियसली होगा, उसकी डीएनए मैपिंग के लिए होगा, होगा होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलर लाइंस पे एक ऐसा इन्होंने सवाल पूछ लिया था, मैं उसका नाम भूल गया। चाइना ने एक एयरक्राफ्ट बनाया था सोलर पावर्ड, ठीक है, जिसने पूरे अर्थ की वो यात्रा की। पीवाईक्यू है ये, मैं उसका नाम भूल गया। उस पे उन्होंने सवाल पूछा, उसी के थीम पे ये बना दिया कि यार सोलर पावर्ड भी तो हो सकता है। तो डी नन, भाई इसमें मैं पूरा सर्टेन था, पूरा सर्टेन, है ना, एकदम से हाँ, फुल ट्रस्ट था कि हाँ ये हो गया अपना। फिर देखिए ये कुछ ऐसे सवाल भी वो पूछेगा आपसे, लोगों को लगेगा कि इजी है, कि इनमें से कैथोड कौन कौन से हैं। अब एनोड कैथोड जिसे पता है उसे पता है, हमने बैटरी टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ी हुई है। इनफैक्ट मैंने ही पढ़ाया हुआ है, ये पूरा फुल कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें मैंने ही पढ़ाया हुआ है। बैटरी पे एक पूरा लेक्चर है, तो इसमें अलग सारे तरीके के ये जितने भी दोनों क्वेश्चन है ना, ये वहीं से बन जाते हैं। हमने वहाँ ये तक देखा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी एक्चुअल में काम कैसे करती है, ठीक है, एक्चुअल में काम कैसे करती है, तो वो हमने बहुत डिटेल में इसमें देखा था। मैंने ही पढ़ाया हुआ है, बावजूद इसके भाई मैं इसमें कंफ्यूज था। कंफ्यूज मुझे पहले तो इस बात से कि यार लिथियम एज ए कैथोड इसमें यूज होता होगा या नहीं होता होगा, फालतू का कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन होना हो चाहिए था ग्रेफाइट पे, कि नॉर्मली ये एनोड के तौर पे यूज होता है, लेकिन बहुत जगह ये कैथोड के तौर पे भी यूज होता है। तो मैं इसमें कंफ्यूजन में था। ये देखिए मार्क में ओनली 3 ही करने वाला था, क्योंकि गट फीलिंग आ रही थी कि यार एक इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है ना। हालाँकि मैं एलिमिनेट गलत ऑप्शन को कर रहा था, लेकिन अंदर से फीलिंग आ रही थी। अब ग्रेफ़ाइट, प्रॉब्लम ये भी है, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये भी है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे सेम वही चीज़ जो एनोड हो जाती है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे कैथोड हो जाती है। वही चीज़ चार्जिंग के टाइम पे एनोड हो जाएगी। तो इ इसमें देखिए ये वो है, ऑल 4 भी हो सकता है इसका। अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर का क्या पर्सपेक्टिव है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। जहाँ इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, जहाँ मुझे लगे कि ये 1.5 मिनट से ज़्यादा हो गया, भाई वहीं छोड़ो। सिंपल बात है। फिर देखिए ये कि इनमें से प्लास्टिक कहाँ-कहाँ है? भाई अगर मैं यहाँ डालता ना ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन ब्लड, है ना? ब्लड, भाई मैं उसको भी टिक कर देता, हाँ, आपके खून तक में प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है। अब आपको तो जस्टिफाई ही करना है कि कंटेन करता है कि नहीं करता है? करता है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आई ग्लास लेंसेज़ में होगा ही होगा, बीच में कहीं न कहीं प्लास्टिक फैब्रिक, तभी उसको वो टेंजाइल उतना बनेगा, या फिर तभी उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। सिगरेट बड्स में होता ही है, ये तो आप सारे पीते हैं। कार टायर्स में होगा ही होगा, तभी उसमें उतना स्ट्रेंथ आएगा, रबड़ के साथ वो प्लास्टिक भी डालता होगा। तो ऑल 3, आपके ब्लड तक में प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक, ये हम स्टडी किए हुए हैं, एनवायरनमेंट में पूरा स्टडी किए हुए हैं पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। फिर देखिए ये, देखिए इस पे भी हमने अलग से ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, पूरा भाई साहब अल्टरनेटिव फ्यूल पे आई थिंक 1 या 2 सेशन हमने कहीं पे लिए हुए हैं, या पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में या इसमें, कहीं पे लिए हुए हैं। तो मुझे देखिए, लेकिन बावजूद इसके मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। क्यों? हमें मालूम है कि यूरिया बनाने के लिए जो है कोल गैसिफिकेशन का यूज़ होता है, हेबर-बोश प्रोसेस वगैरह हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा था। नाइट्रोग्लिसरीन, हाँ, होता होगा, है ना? यहाँ से बिल्कुल लग जाए, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन होता ही होता है, तो ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन वहाँ से बनाया जा सकता है किसी न किसी प्रोसेस से। लेकिन मुझे यहाँ पे डाउट था कि अरे एथनॉल ना अब बायोफ्यूल होता है, ये एथनॉल एक्चुअल में बायोफ्यूल होता है। तो ये आप बायोलॉजिकल, है ना, सोर्सेज़ से बनाते हैं, आप खाद पानी से बनाते हैं, आप ठीक है, हाँ, आप रोटन फसलों से बनाते हैं, इन चीज़ों से बनाते हैं, ये बायोफ्यूल होता है। एथनॉल आप वो जो बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के बायोफ्यूल होते हैं, वो उन चीज़ों से आप बनाते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज़ से, उन रिसोर्सेज़ से जो कि, है ना, कोल ना हो। लेकिन नॉर्मली कोल गैसिफिकेशन का यूज़ हम मेथनॉल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है? बायोडीज़ल बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा वो था, है ना? कि मैंने कहा नहीं यार, ये ना ये प्रॉब्लम है थोड़ा, इसमें हो सकता है एक्चुअल में कोल गैसिफिकेशन मेथनॉल बनाने में यूज़ होता है। एथनॉल हो सकता है हो या ना भी हो। क्यों? क्योंकि यार कार्बन का ही तो कंपाउंड बनाना है, हो सकता है इसका वो एथनॉल भी बना दे। तो मुझे इसमें भी डाउट था, तो मैंने इसे छोड़ दिया।
सिंपल बात है। फिर देखिए ये है एक क्लासिक क्वेश्चन, है ना? बहुतों के इसमें आंसर गलत भी है। फिर देखिए कन्फर्म आप करेंगे तो आंसर यही आएगा इसमें कि CL20 HMX, है ना? LLM मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आई एंडेड अप मार्किंग द राइट आंसर। आई थिंक आई एंडेड अप मार्किंग द राइट आंसर बाद में जब मैंने क्रॉस चेक किया कि भैया ये क्या चीज़ें हैं, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन पढ़ो, दीज आर अल्टरनेटिव हाइड्रो फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, दीज आर एक्सक्लूसिव। अब देखो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, हमने देखा हुआ है कि HFC जहां पे भी देखिए, अच्छा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, HFC को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वो कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा अमेंडमेंट है जिसपे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा? खैर मैं आपको ये बताऊं कि गाली एग्रीमेंट में HFC को रिड्यूस करने की बात हुई है। क्यों हुई है? क्या ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, या फिर मतलब प्राइमरी कारण क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना? तो ऑब्वियसली ये एक अल्टरनेटिव HFC हम नया क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं करेंगे, है ना? समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, दीज आर एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स, यहाँ हो सकता है, लेकिन इससे भी रेलेवेंट कोई और चीजें हो सकती है। दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स फॉर क्रूज मिसाइल, दीज आर फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्शन, है ना? अब देखो ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, फ्यूल फ्यूल, ठीक है, फ्यूल फ्यूल। तो नॉर्मली मैंने यही देखा है, यूपीएससी ना कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। नॉर्मली वो आपसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ना? एक ही चीज जहां पे भी आपको रिपीटेशन का पैटर्न मिले, समझ लेना आंसर उन दोनों चीजों से होता है। नॉर्मली उन दोनों चीजों से, तो या तो मैं सी में तुक्का लगाने वाला था या मैं डी में, तुक्के से था ये, है ना? मुझे नहीं मालूम, हो सकता था ये भी हो ये भी हो, लेकिन मैंने पैटर्न ये पकड़ा कि यार फ्यूल फ्यूल दो बार मेंशन हुआ है, आंसर ना पक्का इन्हीं में से है। अब क्रूज मिसाइल का में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, ये तो नॉर्मली हम नहीं जानते हैं। नॉर्मली ये सब चीजें मीडिया में बताई भी नहीं जाती है। क्यों? भैया सेंसिटिव मैटर है। तो हो सकता है रॉकेट प्रोपल्शन की ही बात हुई हो, और वही ये चीज़ भी थी। अब देखो, कई बार ऐसे भी होता है, आपके स्टूडेंट आपके लिए सेवियर हो सकते हैं। जैसे शुभम है, मैंने इसमें लिखा ही है, शुभम तेरा थैंक्स। शुभम पटायत करके मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ग्रुप में डाला हुआ था, है ना? मैंने एक ग्रुप क्रिएट करके रखा था, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे, है ना, वो चल रहा था, क्या कहते हैं वो, हाँ, बहुत सारे स्पैमिंग वगैरह चल रहे थे, मुझे मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैंने द यूपीएससी हब का वो ग्रुप ही डिलीट कर दिया था उस टाइम पे। तो उसमें इन्होंने शेयर कर रखा था पहले, लेकिन मेजोराना करके एक चिप, और भाई ये कुछ ही दिन बाद ये फ्री में आ गई। तो मैंने पढ़ा था कि ये अमेज़न वेब सर्विसेज़ की तो नहीं है ना? ये माइक्रोसॉफ्ट की थी, मुझे ये बात मालूम थी, बस ये एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन ट्रिक इतनी होती है, जो आपको बताता है ना, एलिमिनेशन ट्रिक का जो आपको कोर्स बेचा जाता है इस लालच में कि आप एलिमिनेशन सीख जाओ तो आपका प्री निकल जाएगा। भाई कुछ नहीं निकलेगा, मैं लिख के देता हूँ, पढ़ो और शांति से पढ़ाई करो, बैठ के पढ़ाई करो, पीवाईक्यू देखो और उन्हें करंट से लिंक करो, दैट्स इट। है ना? हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो एनरोल करो। मेरे यहाँ पे पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम चलता है, civilspot.in पे जाओ, है ना? एक बार एनरोल करके देखो। खुद से करना है तो भाई अगर एक्टिवेटेड कार्बन पे, है ना, ये पूछा हुआ है, तो कार्बन सर्च करो गूगल में। उस पे टॉप जो 10 आर्टिकल्स आएँगे रीसेंट न्यूज़ से, न्यूज़ सेक्शन में, है ना? एक बार उसे, है ना, उ उनको ओपन करना, उनमें से 2-3 हेडलाइन्स को ओपन करना। दैट्स योर मेथड। अब देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, भाई ये डायरेक्ट, एक एक बात और करना, मैंने यूट्यूब में भाई दो दो वीडियोस डाल के रखे हैं साइंस एंड टेक के, दो वीडियोस डाल रखे हैं डाउन टू अर्थ के। उन उन चारों वीडियोस को एक बार देख लेना, है ना? वो प्रीलिम्स 2025 के लिए थे, वहां से ये डायरेक्टली उठाया हुआ है। और लेकिन वो प्रीलिम्स 2026 में आएंगे, देख लेना, उनमें से मिनिमम आपके 10-12 क्वेश्चन 26 में आएंगे, क्योंकि यूपीएससी 1.5 साल पहले का वो पूछ रहा है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये लैब ग्रोन, वहाँ एक्सप्लिसिटली बताया है मैंने। ये साइंस एंड टेक कोर्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटीबॉडी जहाँ भी हमने स्टडी किया, है ना, जैसे एडुकेनु वीमैब, जहाँ भी मैब मैब आएगा, है ना, एडुहेल्म एडुकेनु वीमैब, जहाँ भी मैब मैब आएगा, मान लीजिए नाम भी पूछा, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो लैब में एंटीबॉडी बनाई जाती है। दैट्स इट, वहीं से आपका आंसर आ जाता है। इसको एलिमिनेट करना था। किसे? मैन मेड प्रोटीन्स, हाँ, लैब में मैन मेड प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही बात है। तो एलिमिनेट तो नहीं होना था। दे कैन स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, बिल्कुल, है ना? एंड दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक निपा वायरस, हाँ, होता होगा, लाइक निपा वायरस। तो इसमें आप इस तरीके से इसे मार्क कर सकते हैं। अब देखो ये पीवाईक्यू से है, ये एकदम पीवाईक्यू से है भाई। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन, भाई गलत बात है, हमने पढ़ा हुआ है ये कि वायरस भाई
ओशंस में इवन बैक्टीरिया भी इतनी डेप्थ में सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ आप नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ओशंस में ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतनी हीट में होते हैं, जैसे आप स्पॉन्जेस देखेंगे ना, है ना? इवन आपके बिल्कुल डेप्थ में जहाँ ऑक्सीजन भी ना हो, वहाँ स्पॉन्जेस ग्रो कर जाते हैं। क्यों? वो सल्फर को खाते हैं। सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना? वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर वहाँ स्पॉन्जेस तक ग्रो हो रहे हैं, वे वायरस तो कहीं भी ग्रो होंगे। उनके लिए तो बस एक कोई मीडियम चाहिए जिस पे वो, है ना? जिस पे वो रह सके, जिसकी एनर्जी वो खा सके। हालाँकि इनका अपना मेटाबॉलिज़्म क्योंकि नहीं होता है, तो है ना? विदाउट एक होस्ट वो ज़िंदा नहीं रह सकते। पड़े रह सकते हैं, डोरमेंट रह सकते हैं, ज़िंदा नहीं रहेंगे। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये डायरेक्ट पीवाईक्यू से उठाया हुआ है। डायरेक्ट पीवाईक्यू से उठाया है भाई ये। कसम से, माँ कसम पीवाईक्यू से उठाया है और 2-3 बार पीवाईक्यू आया इस पे। वायरस पे तो इतने उन्होंने पूछे हुए हैं, मैंने बोला भी था। इस वीडियो को जो मैंने आपको बोला ना, यूट्यूब में फ्री डाली हुई है, जाके देखना। मैंने उसमें अलग से बोला है, वायरस फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जहाँ भी हमने वायरस कवर किए हैं। है ना? वो हर बार पूछता है, वायरस कैन चेंज देयर सेल्युलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, बिल्कुल, है ना? कैन चेंज देयर सेल्युलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन नो वायरस कैन चेंज देयर, हाँ, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि होता ही होगा। कुछ ना कुछ इसमें ना ये अप्रोच लगाइए कि दुनिया इतनी बड़ी है भाई, आप ना पूरा नहीं जानते हैं दुनिया के बारे में, तो यू कांट क्लेम। आप ये भी क्लेम नहीं कर सकते, वायरस तो छोड़िए, यहाँ बैक्टीरिया होता तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते कि नो बैक्टीरिया कैन डू दैट। समझ रहे हो? फिर देखिए एक्टिवेटेड कार्बन पे ये सवाल देखो, तभी मैंने वहाँ लिखा हुआ है ना? ये एक्टिवेटेड कार्बन हमने पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में अलग से पढ़ रखा था, है ना? कार्बन पे, पॉल्यूशन पे, है ना? 2 वीडियोज़ अलग से बनाई हुई है कि पॉल्यूशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ क्या-क्या है। वो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ रखी थी कि एक्टिवेटेड कार्बन इज़ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स डैश, 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 डैश। नई सी टेक्नोलॉजी साउंड कर रही है, तो डेफ़िनिटली ये पॉज़िटिव सा होगा। नॉर्मली क्योंकि कार्बन रिलेटेड जितनी भी हमने, मान लो कार्बन नैनो ट्यूब हमने पढ़ा है, कोई और टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है, तो ये पॉज़िटिव सी होती है। रेवोल्यूशनरी कार्बन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ आ रही है अब। तो हो सकता है ऐसा हो, एक्टिवेटेड कार्बन्स एक्सिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स। अब देखो ये ना दोनों एक दूसरे से सिमेट्री में आ रही है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का। अगर आप सिमेट्री खोज पाओ इसमें, सिमेट्री माने एक तरीके से अगर ये चल रही है, एक फ्लो अगर इसमें आप खोज पा रहे हैं, तो समझ लेना ये एक एक लॉजिकल पैराग्राफ बनाने के चलते ये दोनों करेक्ट होती है नॉर्मली। क्योंकि ये लॉजिकल पैराग्राफ बना रही है कि ऊपर देखो, है ना? पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर रही है, यहाँ भी पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर रही है। एक्टिवेटेड कार्बन्स कैन बी ईज़िली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। यहाँ देखो, यहाँ बोला है कि इट इज़ मोस्ट पोर्टेंट एंड अट्रैक्टिव टूल, गुड एंड अट्रैक्टिव टूल। अट्रैक्टिव माने ये फाइनेंशियली भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ऐसे सोचा करो इसे कि हाँ, ये इसे एक्सप्लेन कर रही है, हाँ, कर रही है। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भी कूड़े-करकट से बना लो आप, कार्बन तो हर जगह होगा। जहाँ कार्बन मिलेगा एक्टिवेटेड कार्बन बना लो। अब ये सब चीज़ें अगर आपने भाई बेसिक से जाननी है, साइंस एंड टेक अगर आपको समझ नहीं आता है, ट्रस्ट मी, ऐसे अगर आप मान लो आर्ट्स स्टूडेंट है या बिल्कुल बेसिक है ना? साइंस एंड टेक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो भाई ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र आपको इसमें मिलेगा। इतनी एडवांस्ड वीडियोज़ हैं इसमें, 40 वीडियोज़ हैं, 40 के आस-पास, इसमें और अपडेट होंगी 26 के लिए। भाई इतनी एडवांस्ड वीडियो है कसम से, 4 साल बाद भी वो काम आएँगे आपके। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इसमें डिस्कस हुई है, कसम से, माँ कसम से, है ना? नेक्स्ट, स्टडीज़ इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना? कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हो सकता है कि आप कंफर्म ना हो। जैसे स्टडीज़ इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। मुझे नहीं मालूम है ये। सिलिका बियरिंग क्ले इज़ मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ये बात बिल्कुल सही थी एकदम, ये मुझे मालूम था। एंड लाइमस्टोन इज़ कन्वर्टेड इंटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? है ना? क्योंकि देखिए सीमेंट पे इन्होंने बहुत सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। लेकिन इस फैक्ट में ही प्रॉब्लम थी। मैं इसी में सर्टेन नहीं था कि यार लाइम स्टे या फिर सीमेंट इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा हो सकता है ना? तो प्रोडक्शन हो सकता है क्या? या फिर हो सकता है इसी में खेला उन्होंने किया हो, तो मैंने ये उस टाइम पे छोड़ दिया। छोड़ दिया और छोड़ देना होता है। बहुत ज़्यादा लाइफ़ में चीज़ों को पकड़े मत रखिए। जिन्हें जाना है उन्हें छोड़ना ही आपको पड़ेगा। समझ रहे हो? एट द 28th यूनाइटेड, देखिए यहाँ लॉजिकल रीज़निंग काम आती है और पीवाईक्यू की वो काम आती है
कि ये COP 28 में इंडिया ने डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ को साइन नहीं किया। यहाँ से आगे वो आपसे सवाल पूछ सकता है अगले साल के लिए कि इनमें से कौन-कौन सी डिक्लेरेशंस है जो इंडिया ने साइन नहीं की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे क्या इंडिया ने क्लाइमेट डिक्लेरेशन पे साइन किया हुआ है? क्या इंडिया ग्लोबल ग्लोबल मीथेन प्लेज का पार्ट है? ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। है ना? स्टेटमेंट ये कह रही है। फिर रीज़न क्या कह रही है? स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है कि COP 28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज़ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। नो, जिन्होंने भी मेरे साथ पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम किया है, मैंने उसमें स्पेशली बताया है, जब भी वो आपको बोले ना कि डिक्लेरेशन, जैसे यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, वो तक बाइंडिंग नहीं है, ये क्या हो जाएगी? डिक्लेरेशंस आर यूजुअली नॉट बाइंडिंग। और ऐसा यूपीएससी ने ऑलरेडी 2021 में ये सवाल पूछा था, 22 में। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, तो उसमें भी यही स्टेटमेंट थी कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। नो, इट इज नॉट अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन। नो डिक्लेरेशन यूजुअली इज बाइंडिंग, यूजुअली। So if India's healthcare sector is decarbonized, resilience of healthcare system may be compromised। बिल्कुल, है ना? ये लगेगा ही, क्योंकि नॉर्मली हम जितने भी क्लाइमेट प्लेज से मान लीजिए अगर हम उसमें अडहियर नहीं कर रहे हैं, हम यही कहते हैं कि हो सकता है हमारे यहाँ पे इससे गरीबी बढ़े, डेवलपमेंट पे असर हो, वगैरह-वगैरह। तो इसीलिए हमने नहीं किया होगा इसे साइन। तो यहाँ से लॉजिकल स्टेटमेंट यही बनती है कि 2 को अगर आप एलिमिनेट करोगे ना, तो आंसर यही आता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जब आप देखेंगे तो यही इसमें सेट होता है, यही ऑप्शन। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। फिर देखिए मैंने फिर से ये वाह इसलिए लिख रखा है, जाकर के एक बार, है ना? एक बार जाकर के देखना। आई थिंक ये पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में या फिर इवन उन 2 वीडियोज़ में भी, डाउन टू अर्थ की वीडियो में भी, उसमें मैंने अलग से ये डाल रखा था रोटेशन ऑफ अर्थ और एक्सिस का जो शिफ्ट हो रहा है, एक्सियल टिल्ट जो अर्थ में आ रहा है, ठीक है? उस एक्सियल टिल्ट में बदलाव आ रहा है। हमने देखा था कि अर्थ जो है ईस्टवर्ड पुश हो रही है ना? मास में चेंज की वजह से। तो उन्होंने ये सवाल ही यहाँ पे पूछ लिया। ये हमने मज़ाक-मज़ाक में डिस्कस किया था कि भैया दुनिया में ऐसा हो रहा है कि अर्थ तक अपना टिल्ट, अपने है ना? अपनी टिल्ट वो बदल रही है। और ये सब यहाँ, है ना, मज़ाक में डिस्कस हुआ, यहाँ सच में ही आ गया वो। तो ऐसी स्टडीज़, जो यूनिक स्टडीज़ आ रही है ना, यूनिक स्टडी, जो आपको नहीं मिलेगी पीटी 365 में भाई, कहीं नहीं मिलेगी। और ये सब चीज़ें करंट ओरिएंटेड आपको लग सकती है, लेकिन पीवाईक्यू की थीम पे सारा बिल्ड है। उन्होंने बार-बार सीमेंट इंडस्ट्री पे सवाल पूछा हुआ है ना? उन्होंने बार-बार इस नेचर का सवाल पूछा हुआ है। करंट ओरिएंटेड है, तभी मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू सिर्फ़ पीवाईक्यू रटने का फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग करा रहे हैं भाई पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू। अब तो पीवाईक्यू ही है यूट्यूब में सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चल भी तो यही रहे हैं। पीपल वांट टू डू प्रैक्टिस, बट वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस तक ही रह जाएँगे। क्यों? दे आर नॉट रिलेटिंग इट टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ पीवाईक्यू मत करिए, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, वो एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। उससे बढ़िया तो रिवीजन ही कर लो अपना। दिमाग में कुछ बैठे तो बैठे, समझ रहे हो? तो इसे लिंक ज़रूर करो। तो आज जाके ये स्टडी कम से कम पढ़ लेना, इतना आप में होना चाहिए दिमाग में, कि साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशनल एंड एक्सिस, रोटेशन एंड एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। सोलर फ्लेयर्स, देखो पीवाईक्यू थीम पे है ना। एक बार इन्होंने 2023 में ये सवाल पूछ लिया था कि सोलर फ्लेयर्स जो है ये कि हाँ, सोलर फ्लेयर्स की वजह से अर्थ में क्या-क्या हो सकता है, राइट? तो एक ऑप्शन उसमें ये भी था कि अर्थ का कोर इससे शिफ्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें ये था कि अर्थ में जो है मैसिव फायर इवेंट्स हो रहे हैं सोलर फ्लेयर्स की वजह से। भाई वो पहुंच ही नहीं रहे हैं अर्थ तक, सरफेस तक वो आ ही नहीं रहे हैं। मैग्नेटोस्फीयर इसी के रिपल्शन के लिए तो मैग्नेटोस्फीयर है अर्थ के चारों तरफ। जियोटेल जो आपने पढ़ी हुई है वो इसी से तो बनती है। जियोटेल का आइडिया है किसी को? पढ़ा है किसी ने? तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में एक बार एनरोल करो इसमें, ठीक है? एनरोल करो। एक कोड मैं आपको बता रहा हूँ, OLD10, OLD10। अगर भाई ये लग रहा है तो लगा लो, नहीं लग रहा है तो बस यही है, इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, राइट? एंड ट्रस्ट मी, एक चीज़ मैं जो आपको कह रहा हूँ, आपको इस कोर्स में एनरोल करके कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये पैसा वेस्ट हो गया या फिर वो हो जाएगा। आई प्रॉमिस क्वालिटी, आई प्रॉमिस रिसर्च, आई प्रॉमिस रिवीजन। और अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में इंक्लूड करो कि वीकली मेंटरशिप सेशंस, है ना? लाइव मेंटरशिप सेशंस जो इसमें एनरोल करेंगे। ये मैं सोच रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं अपने टाइमिंग में इसे फिट कर पाता हूँ या नहीं। और करंट लिंकेजेस, अच्छी बात ये है आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। रिवीजन हो रहा है, बाकी सब हो रहा है, साथ में ये भी हो रहा है। तो भाई ये वहीं से आपका
है ना, इस स्टेटमेंट को आप वहीं से काटोगे तो बस ये आंसर आपका फिर से आ गया कि बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 मिनट, ये मैंने क्या आंसर खुद लगा दिया। बोथ 1 मिनट, सोलर फ्लेयर्स आर एसोसिएटेड विद कोरोनल मास इजेक्शंस बोmbarded द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो ये भी एक बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, इसीलिए मैंने बी लगा रखा है कि भाई ये स्टेटमेंट तो ठीक है, पर इससे क्या ये एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं? सोलर फ्लेयर की ये पूरी डिस्क्रिप्शन ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन क्या इससे अर्थ के रोटेशन या एक्सिस में चेंज आ रहा है? नहीं, इतनी पावरफुल ये स्ट्राइक करती ही नहीं है अर्थ में कि अर्थ को धक्का दे दे ये, समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी देखनी है कि हाँ, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ़ एक स्टेटमेंट 3 ही इसे एक्सप्लेन करती है। क्यों? अर्थ के मास में शिफ्ट की वजह से। पोलर आइस मेल्ट हो रही है, वो महासागरों में जा रही है, प्रशांत महासागरों जैसे महासागरों में जा रही है, इसकी वजह से वो ईस्टवर्ड टिल्ट हो रही है। पोल में आइस कम हो रही है, मास में शिफ्ट की वजह से उसका टिल्ट आ रहा है। ये सब हमने बहुत ब्रॉडली कवर किया है ना? वीडियो को छोटा रखते हैं, 25 मिनट की हो गई। इसके 4 सेक्शन, पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ, शुड आई कीप ऑन पोस्टिंग सच वीडियोज़ और नॉट, है ना? नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे पोस्ट करना होगा तो ये 1-2 दिन के गैप में आएगी। क्यों? क्योंकि अपना यूट्यूब में भी 5 क्वेश्चंस, 5 एमसीक्यूज़ पर डे चलते हैं, ठीक है? वो भी आप इसमें देख सकते हैं। वो भी मुझे करना है, तो उसमें से जितना टाइम बचेगा तो ये वीडियोज़ धीमे-धीमे 1-2 दिन के गैप में आती जाएगी। आपने करना बस यही है, सेव करना है इन वीडियोज़ को, ताकि आप प्री से पहले देख सको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैटर करेगी आपको, है ना? ये माइंडसेट हमेशा मैटर करेगा और 10 नंबर का है ना, वो यही दिलाएगा, देख लेना, राइट? और इन सारे क्वेश्चंस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, असर्शन रीज़न टाइप के। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओह! मैंने ये ज़ूम ही नहीं किया था, तो हो सकता है आपको छोटा ये दिखे, है ना? ये क्वेश्चन छोटे दिख रहे हों, लेकिन ये बात है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाय।